Hello students, welcome to our mathematics class. Today we will continue the substitution method of solving a pair of linear equation in two variable. In our first class, we have learned details about this method and also we have solved one example where we are getting definite value of x and y. Okay, and today in this class we are going to see some examples which will be related to no solution case and also infinite solution case. First we will discuss one example where there will be infinite solution case. Let's see the example. Solve the following pair of linear equations by substitution method. These are your equations: 2x plus 3y equal to 9 and 4x plus 6y equal to 18. You know that the condition when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, you say that this is the case of infinite solutions, and the graphs of these two lines or two equations are coincident. And in this case the condition is being followed, like you can see 2 by 4 is half and 3 by 6 is also half, and 9 by 18, when you will transfer to the left side, that will be minus 9 by minus 18, same thing, we will get half. So it is a case of infinite solutions, and in graphical method if you solve this, you will get lines, they will coincident. And today we are going to solve this kind of equations by substitution method. Let's see what kind of condition arise in substitution method. आज यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि इस तरह का इक्वेशंस जहाँ पे कि ये कंडीशंस है कि भाई a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो रहा है, जो कि आप लोग ग्राफ में जानते हैं ये ऐसे ग्राफ देंगे, ऐसे लाइंस देंगे जो कोइंसिडेंट होंगे। ये कंडीशंस होता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड पे किस तरह का कंडीशन आता है जहाँ से कि हम ये चेक कर पाए कि भाई ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन केस का है। तो चलिए यहाँ पे हम एक इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आप जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले आप इक्वेशन 1 पे निकालते हैं कि भाई y इक्वल टू कि x के हिसाब से कितना आ रहा है, दैट मीन्स y इक्वल टू समथिंग ऑफ पी एक्स आएगा। इसको आप लिखते हैं कि लेट एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो पहले ये हम करते हैं, बाकी कांस्टेंट टर्म x वाला टर्म सबको हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। नेमिंग तो फॉर्मेलिटी है, आप 1 2 नेमिंग करेंगे ही क्वेश्चन पे। देन लेट एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन इक्वेशन 1। देन पहले से 9 इस तरफ है राइट साइड में, खाली 2x को आपको अभी लेना है नेक्स्ट स्टेप पे, तो माइनस 2x हो जाएगा। देन कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, यू कैन टेक इट टू द राइट साइड एंड यू हैव टू डिवाइड दैट। तो यहाँ पे y इक्वल टू वैल्यू आ रहा है 9 माइनस 2x बाई 3। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि y इक्वल टू जो आ रहा है उसको आप निकाल लीजिए पहले। सो y इक्वल टू वैल्यू निकल गया वो इक्वेशन 1 से, तो आप इसको कहाँ पे पुट करते थे, याद कीजिए कि इक्वेशन 1 से y निकलने के बाद इसको आप पुट करते थे इक्वेशन 2 में। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 जो था आपका 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, यहाँ पे जहाँ पे y है y की जगह पे खाली आपको ये वैल्यू पुट करना है जो आप पहले से निकाल के रखे हैं 9 माइनस 2x बाई 3। सो जहाँ पे y है बस वहाँ पे आप इसको पुट करेंगे एंड देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिवाइड हो जा रहा है, तो आप कर सकते हैं 3 2 जा 6। देन अभी आगे का 4x रहेगा, अभी मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 9 जा 18 एंड ये 2 इंटू माइनस 2x का वैल्यू माइनस 4x एंड राइट साइड में भी 18 है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4x एंड माइनस 4x दे आर कैंसलिंग आउट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उनका सम 0 आएगा। एंड 18 इक्वल टू 18 का एक कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। तो जो वैल्यू यहाँ पे हमें x मिलना चाहिए वो वैल्यू, बल्कि यहाँ पे x तो बिल्कुल भी यहाँ पे भनिश हो जा रहा है, x आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, बल्कि एक ट्रू कंडीशन आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि 18 इक्वल टू 18 दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे x की किसी भी वैल्यू ले जाए ये ट्रू है। सो इसलिए हम ये बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक ट्रू स्टेटमेंट आएगा जब आप यहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ पे वेरिएबल बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आपका निकलना चाहिए था, x की एक डेफिनेट वैल्यू निकलना चाहिए था, बल्कि x की यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू नहीं निकल रहा है। एक ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है 18 इक्वल टू 18 का, या फिर 0 इक्वल टू 0, या फिर 5 इक्वल टू 5, इस तरह का एक ट्रू स्टेटमेंट आएगा। अगर ट्रू स्टेटमेंट आ जाता है तो भी आप ये लिखेंगे इट इज ट्रू स्टेटमेंट एंड इट हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, इसमें अगर आप डिटेल्स में लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है एंड ये ट्रू स्टेटमेंट है तो x की किसी भी वैल्यू के लिए ये सही होगा, एंड लाइकवाइज ये y की वैल्यू किसी की वैल्यू के लिए भी ठीक हो सकता है। इसलिए x एंड y की कोई डेफिनेट एक वैल्यू नहीं है, बल्कि इसके इन्फिनाइटली मेनी वैल्यूज हैं। ये इस तरह से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देके इसको कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट, अगर यहाँ पे आपका ट्रू स्टेटमेंट आ गया जैसे कि 18 इक्वल टू 18, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये केस है आपका इन्फिनाइट सोल्यूशन का। सो देखिए जो क्वेश्चंस आपके, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके
इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन वाले होंगे उसको जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपको एक ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। ओके, वहाँ पे वेरिएबल बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स होता है, देखिए यहाँ पे पहले वाई को एक्स के हिसाब से एक्सप्रेस किए एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप काम कर रहे थे, पर वहाँ पे एक्स बिल्कुल भी नहीं होगा, खाली कुछ कंस्टेंट नंबर रियल नंबर्स होंगे वहाँ पे, और उसके जरिए यहाँ पे एक ट्रू स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको। सो जब यहाँ पे एक ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा होगा, जैसे कि 18 इक्वल टू 18 इस तरह का एक ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन है। तो ये हो गया इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन वाला। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि आप नो सॉल्यूशन वाला आपको अभी दिखाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। एंड आपको क्योंकि पहले से ये मालूम है कि नो सॉल्यूशन वाला केस कैसा होता है, आपको मैं याद दिलाऊं, जब ग्राफिकल मेथड में पढ़ रहे थे तो ये पढ़ रहे थे कि a1 बाय a2 equal to b1 by b2 but it does not equal to c1 by c2 then it is a case of no solution। यहाँ पे जो लाइंस बनते हैं वो पैरेलल बनते हैं, उनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट को जब लेते हैं तो ये 1/2 हो रहा है, ठीक है, हाफ है, एंड 2i बाय सॉरी यहाँ पे 2 and 4 आ रहा है, तो इसका भी आप 2 और 4 का भी जब रेशियो लेंगे तो वहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन लास्ट में जो -4/-12 है उसका 1/3 आएगा। सो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाएगा, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो इट इज a केस ऑफ no solution, or we can say that when we will draw graph for this we will get two parallel lines। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्या कंडीशन आता है, चलिए डिटेल्स में देखते हैं। इक्वेशन 1-2 आप पहले से नेमिंग करके इसको इस तरह से बिल्कुल करेंगे कि भाई लेट एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, एंड वहाँ पे y की वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। एंड आपको तो ट्रांसपोजिंग आता है, अभी काफ़ी सारे नंबर्स आप कर चुके हैं इससे। सो -4 को लेंगे तो +4 हो जाएगा, +x को लेंगे तो -x हो जाएगा, एंड फिर 2 जो y की कोफिशिएंट है उसको राइट साइड में आएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। सो 4 - x/2 ये y की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए। एंड अभी जहाँ पे इक्वेशन 1 से आप y के वैल्यू डिटरमाइन किए हैं, इसको पुट करते हैं कहाँ पे, आप इक्वेशन 2 पे पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 पे जहाँ पे y है डेफिनेटली उसी जगह पे पुट कीजिए, ये कैंसिल आउट करना। आगे देखिए ये 2x है, एंड 2 4 जा 8, एंड 2 इंटू -x का वैल्यू -2x, एंड इधर से -12 था। सो अभी इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद 2x एंड -2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 0। तो आपके पास कितना बच रहा है, 8 एंड -12, एंड 8 एंड -12 का वैल्यू आ रहा है -4, एंड -4 इक्वल टू 0 यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। ओके, -4 इक्वल टू 0 यहाँ पे इस कंक्लूजन पे आप पहुँच रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व करते करते यहाँ पे आपकी x की वैल्यू निकालना चाहिए, आप x की वैल्यू ढूंढ रहे थे यहाँ पे, बट आपके पास ऐसा एक स्टेटमेंट आ गया जहाँ से कि आप एक फॉल्स स्टेटमेंट को निकालिए, जैसे कि -4 इक्वल टू 0। सो विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं विच इज़ फॉल्स, ये गलत है। सो इसीलिए यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि ये ऐसा एक इक्वेशन, इसका मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे कि उसका कोई कॉमन सोल्यूशंस होगा ही नहीं, ठीक है। द इक्वेशंस डू नॉट हैव ए कॉमन सोल्यूशन। तो ये जो इक्वेशंस अभी हम सॉल्व कर रहे थे, जो कि जिसका सोल्यूशन नहीं था या फिर नो सोल्यूशन वाला केस है, उसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ऐसा एक फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। तो देखिए अभी पार्ट 1 एंड ये जो पार्ट 2 में हम जितने भी सीखे उस सारे सीखी हुई चीज़ों को यहाँ पे हम थोड़ा सा समराइज कर दिए हैं कि सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर आपके पास डेफिनाइट वैल्यू ऑफ x एंड y आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, और आप लाइन में ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ठीक है। जब ट्रू स्टेटमेंट आएगा, जब सॉल्व करते होंगे इक्वेशन को, बल्कि एक्स एंड वाई नहीं आएगा, वहाँ पे एक ट्रू स्टेटमेंट आएगा। एक्स एंड वाई के अलावा कुछ ऐसे नंबर्स, जैसे कि आप एग्जाम्पल्स 2 में देखिए 18 इक्वल टू 18 आ रहा है, एक ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये डेफिनेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यहाँ पे नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे इन्फिनाइट सोल्यूशन वाला केस है। एंड लास्ट में एक फॉल्स स्टेटमेंट, जो अभी आप देखिए -4 इक्वल टू 0 वाला एक फॉल्स स्टेटमेंट वाला केस। तो ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है, इसे फॉल्स स्टेटमेंट वाला सिचुएशन अगर आ जाता है तो आप लिखेंगे कि इसमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इट इज़ ए केस ऑफ नो सोल्यूशन। ओके, सो इस तरह का 3 सिचुएशंस आपके सामने होंगे जब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप नंबर करेंगे, इस तरह का 3 केसेस आपके पास होंगे। नेक्स्ट आप देखिए वे टू मेक इक्वेशंस मोर सिंपल। ये जो अभी हम सीखेंगे, ये इक्वेशंस को आपको सिंपल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड आप डेसिमल वाला इक्वेशंस, फ्रैक्शंस वाला इक्वेशंस, इस तरह का इक्वेशंस को आप बहुत ही आसानी से सिंपल फॉर्म में लाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा, एंड वो फैक्ट ये है कि द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस आर नॉट अफेक्टेड
इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ए नंबर टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस। अब अगर किसी इक्वेशन में दोनों साइड्स कुछ ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अदर देन जीरो लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि जीरो के अलावा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। एंड डिवाइड, उसके लिए भी जीरो के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड कीजिए। तो जिस इक्वेशन का सोल्यूशंस होगा वो चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज इस तरह से है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ कुछ ऐड करना चाहेंगे, सपोज यहाँ पे मैं 2x प्लस 3y है, मैं लेफ्ट साइड में 10 ऐड कर रहा हूँ एंड राइट साइड में भी मैं 10 ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए दोनों तरफ सेम ऑपरेशंस किए हैं और +10 तो इस इक्वेशन का सलूशन चेंज नहीं होगा, बल्कि फर्स्ट इक्वेशन का सलूशन जितना है ये सेकंड पे हम जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसका भी उतना ही आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप लेफ्ट साइड में जो कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं +10, तो राइट साइड में भी पूरे के पूरे वैल्यू के साथ आपको +10 करना है। लाइकवाइज यहाँ पे अगर आप -10 करना चाहेंगे, माइनस को करना चाहेंगे -10, तभी भी आपका सोल्यूशन चेंज नहीं होगा। कुछ प्लस कर रहे हैं कुछ माइनस कर रहे हैं, दोनों तरफ कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बल्कि उसका सोल्यूशन सेम टू सेम होगा। लाइकवाइज अगर आप इस तरह से कोई नॉन जीरो नंबर को 2x प्लस 3y इक्वल टू हम ले रहे हैं 5, यहाँ पे सपोज आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे मैं 8 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, तभी भी इसका सोल्यूशन चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से। सो 2x इंटू 3, उसके बाद 2x इंटू 8, 3y इंटू 8, इस तरह से सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसलिए लिखते हैं कि थ्रू आउट द इक्वेशन, सारे के सारे टर्म्स में आपको मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। तो लेफ्ट साइड में भी एंड राइट साइड में भी जब आप कुछ मल्टीप्लाई करते हैं नॉन जीरो नंबर्स, तो ये भी इक्वेशंस की सोल्यूशन चेंज नहीं होते। लाइकवाइज यू कैन डिवाइड द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस बाय एनी नॉन जीरो नंबर्स, तो ये भी आपका एक सोल्यूशन चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आप चाहे जितना भी ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, नो प्रॉब्लम। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इक्वेशंस के दोनों तरफ से, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं थ्रू आउट द इक्वेशंस, एंड डिवाइड भी कर सकते हैं थ्रू आउट द इक्वेशंस। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इक्वेशन को जो सोल्यूशन उसका आना चाहिए था वो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। सो इसी प्रिंसिपल को यूज करके यहाँ पे हम देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 3.3 में है। ये क्वेश्चन सारे हम यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसको मैं डिटेल्स में सॉल्व नहीं करूँगा, बल्कि बस जो क्वेश्चंस है उसको तो हम मॉडिफाई करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो दी गई है आपको देखने में फ्रैक्शंस डेसिमल पहले से दिख रहा है, तो आपको हो सकता है कि लगे अरे ये तो काफ़ी डिफिकल्ट है सॉल्व करने में, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी क्वेश्चंस को आप मॉडिफाई करके बहुत ही सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में था सेकंड बिट पे क्वेश्चन नंबर 1 के s माइनस टी इक्वल टू 3, ये तो आसान है, दिख रहा है, आसानी से हो जाएगा। बट इन द सेकेंड केस इट इज s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन टाइप के आ रहे हैं इसी को हमें हटाना है। कैसे हटाना है? न्यूमरेटर्स देखिए, सॉरी डिनोमिनेटर्स को देखिए कितना है। डिनोमिनेटर्स यहाँ पे 3 एंड 2 हैं। सो डिनोमिनेटर्स अगर 3 एंड 2 हैं तो इसको हम हटाना चाहेंगे तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 3 एंड 2 का मल्टीपुल होगा एंड 3 एंड 2 का मल्टीपुल होगा, इसलिए 3 एंड 2 उसको काटेंगे तब ये कट जाएगा। सो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। ऐसे नंबर्स जैसे कि आप डिनोमिनेटर पे देख रहे हैं 3 एंड 2, यहाँ पे दोनों का एलसीएम आ रहा है 6, तो आप क्या करेंगे 6 में पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा का पूरा इक्वेशंस को, जैसे कि अभी देख लीजिए ये वाला इक्वेशंस देख लीजिए, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट द इक्वेशंस, तो ये इक्वेशन चेंज हो जा रहा है आपका। ये 3 2 जा 6 होगा इसलिए 2s आ रहा है, 2 3 जा 6 होगा इसलिए 3t आ रहा है, एंड यहाँ 6 6 जा 36, तो ये 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 एक अलग सा इक्वेशन यहाँ पे आ रहे हैं जो कि इक्वेशंस 2 की मॉडिफिकेशन फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो क्वेश्चन 1 सॉरी इक्वेशन 1 को s माइनस टी इक्वल टू 3 लेके करेंगे, बट जो आपका इक्वेशन 2 होगा उसको इस फॉर्म में लिखने में अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फ्रैक्शन में आपको कैलकुलेशन दिक्कत आ रहा है, तो आप इसको मॉडिफाई करके ये वाला इक्वेशन ले सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, और एक देखिए यहाँ पे एक डेसिमल वाला था बिट 4th बिट 0.2x 0.3y 1.3, 0.4x 0.5y 2.3। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको डेसिमल फॉर्म में लेके ही सॉल्व किए हैं, वो अच्छी बात है, ठीक है, पर आप इसको और भी सिंपल कर सकते हैं। जैसे देखिए 0.2 का मतलब क्या होता है 2/10 एंड 0.3 का मतलब होता है 3/10, तो इस हिसाब से सबके में बाय 10 आएगा। तो इसको आप चाहे तो थोड़ा मल्टीप्लाई करके, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट द इक्वेशन इन 1 एंड 2,
तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। देखिए ये जो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब में नीचे का जो 10 है कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड ये भी हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये जो डेसिमल फॉर्म पे जो क्वेश्चन था, इक्वेशन था, वो कितना आसान वाला फॉर्म देखिए आ चुका है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को दिक्कत नहीं है, ये आसानी से कर सकते हैं। सो आपके पास जो इक्वेशंस होंगे उसी इक्वेशंस को आप चाहे कुछ कॉमन लेके, कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ डिवाइड करके, इस तरह से आप उसको छेड़छाड़ करके सिंपल तरीके से लिख सकते हैं एंड उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, दिस इज 6th बीट है, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो एक्सरसाइज में है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे 2 3, डिनोमिनेटर पे आपका 2 और 3 है। तो आपको बताया था कि डिनोमिनेटर पे अगर 2 और 3 है तो इस तरह का नंबर से आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम उसका 6 होगा। तो आप यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 3 जा 6 होगा, इस हिसाब से 3 3 जा 9 आएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6 है, इसलिए 2 5 जा यहाँ पे 10 आ जाएगा। एंड इन दोनों का प्रोडक्ट 2 और 6 का ये 12। तो इक्वेशंस 1 जो है थ्रू आउट द इक्वेशंस अगर आप 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक नया सा इक्वेशन मिल जाएगा जो कि 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 आएगा। एंड यहाँ पे भी बिल्कुल 3 और 2 है तो ये आसान हो गया, सब में 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 हिसाब से यहाँ पे 2x एंड 2 3 जा 6 के हिसाब से ये 3y एंड 6 6 कैंसिल आउट एंड ये आपका 13। तो देखिए ये जो इक्वेशंस आपके फ्रैक्शन फॉर्म पे थे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में जो भी है इसको आप मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, जो कि इस तरह का लिखेंगे तो आपका कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। सो आपके पास अभी कोई फ्रैक्शन फॉर्म में कोई इक्वेशंस होगा या फिर डेसिमल फॉर्म पे होगा तो आप अभी चेंज कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड नाउ ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसमें जो सारे बीट्स हैं उसको आप सॉल्व किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो फिर से कीजिए। बट सेकेंड बीट, 4th बीट एंड 6th बीट इसको अभी आप मॉडिफाई करके करेंगे, क्योंकि आप लास्ट क्लास के हिसाब से नॉर्मली उसको किए हैं, अभी थोड़ा मॉडिफाई करके कीजिए इसी क्लास के हिसाब से, मतलब उसको थोड़ा आसान बनाइए, कैलकुलेशन थोड़ा कम लग रहा है। आप देखेंगे कि पहले जो कैलकुलेशन किए थे उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आपका सिंपल होगा, जल्दी से होगा एंड आंसर देखना दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही इस प्रोसेस में बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। सो ट्राई कीजिए इन नंबर्स को एंड जितने भी पढ़े उसके अच्छा सा नोट रेडी रखिए, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद हम सारा चीज़ फिर से रिवाइज करेंगे एंड क्योंकि हमें कोर्स भी जल्दी कंप्लीट करना होगा तो हम थोड़ा ये सब पढ़े होंगे, इसलिए वहाँ पे जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे।